हम आर्ट एंड कल्चर में आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर 2 चैप्टर ही 2 है। हम उसके कई लेक्चर्स कर रहे हैं, ये मैं हर बार रिपीट करता हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। हमने हिंदी लिटरेचर कंप्लीट की पिछले लेक्चर के बाद। आज हम आगे बढ़ रहे हैं बंगाली, आसामी एंड उड़िया। उड़िया मैंने यहाँ पर वैसे ODIYA से लिखा है, आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा भी मिल सकता है आपको ODIA, वाई नहीं मिलेगा, या बुक में उड़िया भी लिखा है, R से लिखा है। बस कंफ्यूज ना होइएगा, हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, जो आज का ओडिशा है, उस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। आप देखिए क्षेत्र की सिमिलैरिटी क्लियर हो गई होगी आपको, रीजन की, बंगाली, आसामी, उड़िया। कभी बंगाल ही के तहत था ये, बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, फिर बाद में परिवर्तन आने लगे, तो कभी बंगाली के तहत था और फिर कभी ये जो आसाम था, जितने भी उत्तर पूर्व के बाकी राज्य हैं ये कभी आसाम ही के तहत थे। ओके, हम इन 3 क्षेत्रों को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे हिंदी लिटरेचर है, इसी तरह से बांग्ला लिटरेचर का भी विकास हुआ। भक्ति मूवमेंट का प्रभाव आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। हम पहले उन प्रभावों के विषय में बात करते हैं, फिर हम बात की ओर आएंगे। मैंने लाइनों में उसे बाद में लिखा है, पर मैं आरंभ वहाँ से करने जा रहा हूँ। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए। द ग्रोथ ऑफ भक्ति मूवमेंट and the composition of various hymns associated with Chaitanya provided a stimulus to the development and growth of Bengali as a language। यानी कि ये बात हो रही है कि जो 15th सेंचुरी के संत हैं, चैतन्य महाप्रभु, कौन? चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये जो चैंट है, ये उनके द्वारा ही पॉपुलराइज किया गया है। उनके बारे में उनके फॉलोअर ये कहते हैं कि वो राधा और कृष्ण का एक मिला हुआ अवतार है, मतलब इट इज़ यूनियन बिटवीन द राधा एंड कृष्ण, और वो उसका कंबाइंड अवतार है चैतन्य महाप्रभु, उनके फॉलोअर मानते हैं। हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे भी, पर अभी हम लेक्चर की मर्यादा के हिसाब से सीखें। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा डिवोशनल सॉन्ग्स के माध्यम से वैष्णविज्म को बंगाल के क्षेत्र में बहुत फेमस कर दिया गया, पॉपुलर कर दिया गया। तो बंगाल चैतन्य महाप्रभु की कर्मभूमि रही है। बंगाल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आसाम भी आएगा, उसमें कर्मभूमि रही है, वहाँ पर काम किया है इन्होंने। बहुत सी और चीज़ें हैं इनकी जिनके बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे, बट क्योंकि ये भक्ति संप्रदाय के ही संत थे, ही वॉज अ भक्ति सेंट, और हम ये जानते हैं कि ये भक्ति मूवमेंट थी, और इसके तहत अगर चैतन्य महाप्रभु बंगाल को कर्मभूमि बना करके काम कर रहे हैं, तो जो उनके डिवोशनल सॉन्ग्स रहेंगे और फिर जो उनके द्वारा हिम्स क्रिएट होंगी, फिर जो उनके लिए भी हिम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि उन्हें भी कृष्ण और राधा का अवतार ही माना जा रहा है, ये सब में बांग्ला का प्रयोग होगा, इस सब में बांग्ला भाषा का प्रयोग होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भक्ति संत क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे। और जिस क्षेत्र को मैं इनकी कर्मभूमि बता रहा हूँ, बंगाल, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा आप समझ लीजिए बांग्ला। और बांग्ला हम जानते हैं ये किस अपभ्रंश से उदय हो जाएगी? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश का फर्दर डिवीजन गौड़ मागधी, तो वहाँ से फिर ये आ जाएगी। ओके, क्लियर कहानी। अब ऐसे में चैतन्य महाप्रभु की वैष्णविज्म के मत को बंगाल के क्षेत्र में एक्सपेंड करते हुए जो भी भक्ति डिवोशनल क्रिएशंस की गई, सॉन्ग्स या फिर पोएट्री की फॉर्म में, या जो भी वर्सेस क्रिएट हुई, या जो हिम्स क्रिएट किए गए, सूक्त, ये सब आधार बने बंगाली का विकास करने में। पहले तो आप इतना समझ लीजिए इनकी भूमिका है। फिर इसी समय में एक चीज़ और हो रही है, वो भी पॉपुलर हुए हैं, वो क्या है आइए समझें। तो लिखा हुआ है यही समय के दौरान, वो चीज़ मैंने लिखी नहीं, बस इतना समझ लीजिए। द नरेटिव पोएम्स कॉल्ड द मंगल काव्य, द मंगल काव्य, वो भी इसी समय में पॉपुलराइज हुई हैं। और क्या किया इन मंगल काव्यों ने?
is propagated the worship of local deities like Chandi and propagated the worship of local deities like Chandi and transformed Puranic gods like Shiva and Vishnu into household deities. दो चीज़ें की, एक तो इन्होंने जो इंडिजीनियस लोकल डीटीज़ हैं उनको प्रोपगेट किया, पॉपुलराइज कर दिया, और दूसरी चीज़ कि इन्होंने जो पौराणिक भगवान हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, उनको घर घर तक पहुंचा दिया बंगाल में। आओ इसे समझते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये मंगल काव्य सिस्टम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मंगल काव्य ऐसा माना जाता है कि 13th-14th सेंचुरी के समय से ही आरंभ हो चुके थे और ये 18th सेंचुरी तक जाकर के प्रॉपर डेवलप हो चुके थे। मंगल और काव्य दो शब्द आते हैं, यानी कि ऑस्पिशियस पोइट्री उससे जुड़ी हुई। आप मंगल मान रहे हैं, मंगल मने कि आपको हर तरह की ब्लेसिंग्स मिले, वो मटेरियल ब्लेसिंग्स भी हों, आप अच्छी प्रॉस्पेरिटी अचीव करें, है कि नहीं, और आपके ऊपर रिलीजियस कल्चरल ब्लेसिंग्स भी हों, यानी कि स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों ही तरह की ब्लेसिंग्स के लिए मंगल काव्य पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं। आप इसे ऐसा समझ लीजिए, जब आप अपने घरों में अक्सर सुनते हैं कि घर प्रवेश करना है तो आप क्या करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा लेते हैं। सभी लोग बैठ कर के, जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं या महंत हैं, जो भी हैं, वो सुंदरकांड पढ़ते हैं, आप सुनते ही हैं ना। उसमें क्या है, लीलाएं हैं ना, जो हनुमान जी श्रीलंका जाते हैं, लंका जाते हैं, उनकी रास्ते में जो चुनौतियाँ, बाधाएं आ रही हैं, उनको कैसे पार पा रहे हैं। तो आप ऐसा मानते हैं कि इट इज़ ऑस्पिशियस थिंग टू लिसन टू द सुंदरकांड, है कि नहीं। वो नरेट ही कर रहा है कोई। इसी तरह से जब आप अपने सिखिज़म में देखें, घरों में हम वाणी सुनते हैं तो कोई वाणी का उच्चार करते हैं ना, पाठ रखवाते हैं, कोई सुखमणी साहिब जी का पाठ रखवाता है, कोई अखंड पाठ रखवाता है, कोई सहज पाठ रखवाता है। उद्देश्य क्या है, वाणी सुनना, संचार करना है ना वाणी का। हम उस वाणी को सुनते हैं, उसका संचार होता है और हम कहते हैं शुभता आती है। बस बंगाल में आप समझ लीजिए कि ये मंगल काव्य जो हैं इनका नरेशन होता है और ऐसा माना जाता है उससे शुभता का संचार होता है। इतनी बात समझ आ गई। नरेटिव शब्द का यहाँ मीनिंग क्या है। अब ये है बहुत ज़बरदस्त चीज़ मंगल काव्य। वो क्या है, देखिए, हम ये मानते हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र है वो इंडो आर्यन इन्फ्लुएंस में आएगा, लेकिन बहुत समय के बाद। ओके, ऐसे में उनका खुद का एक कल्चर है, उनका खुद का अपना एक सिस्टम ऑफ वर्शिप है, उनकी डीटीज़ हैं, और ऐसा माना जाता है कि उनकी वो डीटीज़ और सिस्टम ऑफ वर्शिप और कल्चर जो द्रविडियन लोग हैं, जब वो नीचे से बंगाल की ओर आए, उनके साथ आया, और वो हैं उनकी इंडिजीनियस डीटीज़। वो है बंगाली लोगों की इंडिजीनियस डीटीज़। उनके स्तर पर, उनके क्षेत्रों की अपनी डीटीज़, गॉडेसेस, वो उनको मानते हैं, वो उनका पूजन करते हैं। इतनी बात समझ में आई। यानी कि जो फोक कल्चर में फेमस है डीटीज़, 3 डीटीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है इस इलाके में, और इन्हीं पर मंगल काव्य हैं 3 महत्वपूर्ण। मंगल काव्य और भी हैं पर 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक मानसा, दूसरी चंडी, तीसरे धर्म ठाकुर। सुने होंगे कभी ये जिक्र, मैंने जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ाया होगा तो धर्म ठाकुर, ओके, जस्टिस को प्रेम करते हैं, वो न्याय को मानते हैं। अब एक्चुअली में यहाँ पर ये कहा जाएगा कि जो पुराणिक डिटीज़ हैं ये माइथोलॉजिकल है, लेकिन अब जो बात आती है इन डिटीज़ की, जो बंगाल की लोकल डिटीज़ हैं, इंडिजीनियस डिटीज़ हैं, इनके बारे में बात आती है कि सेमी माइथोलॉजिकल हैं, किसी समय में ये रही होती हैं, एग्जिस्ट की होती हैं, और फिर इनके डिवाइन कनेक्शंस हो जाते हैं। ओके, करना क्या है हमें, मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ये डीटीज़ धीरे धीरे जुड़ जाएंगी आर्यन डीटीज़ के साथ।
यानी कि जो आर्यन गॉड गॉडेसेस हैं या बाद में जाके आप उन्हें पौराणिक गॉड गॉडेसेस कहते हैं, ये उनसे एसोसिएट हो जाएंगी। और इस तरह से आर्यन या पौराणिक गॉड गॉडेसेस बंगाल के घर घर का हिस्सा हो जाएंगे। अब इसको कैसे कर सकते हो, इमेजिन करो, इसको कैसे समझ सकते हो? इसको समझने के कई तरीके हैं। एक तरीका ऐसा है कि इन नरेटिव्स में एक सेक्शन ऑफ नरेटिव रखा जाता है जिसके वाया ये बताया जाता है कि हुआ क्या। तो हुआ ये होता है कि जो लोकल डिटीज़ हैं वहाँ की, बंगाल की, बताया जाता है कि ये देवर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये सब हेवन में ही थे, यानी कि ये सब देवलोक का हिस्सा थे, ये वहाँ के देवी देवताओं के रूप में ही थे। बट किन्हीं ना किन्हीं कारणों से, इनके किसी कंडक्ट के कारण वहाँ इन्हें कोई ना कोई ऐसी कमांड या श्राप मिला जिसके कारण अब ये मनुष्य रूप में पृथ्वी पे जन्मे। उसके फलस्वरूप जो इन्हें श्राप ये मिला या वरदान मिला, ये पृथ्वी पर आए। तो इनका डिवाइन स्टेटस वहां से चला गया, ये पृथ्वी पर आए। जिस एम और ऑब्जेक्टिव के साथ इन्हें भेजा गया है, जैसे ही उस एम और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर देंगे, ये वापस एंटर करा लिए जाएंगे उन्हीं गॉड गॉडेसेस के ग्रुप के अंदर। तो ऐसे में ये जो हमारे डीटीज़ हैं, ये किसी समय में यहाँ पर हमारे बीच मनुष्य रूप में रहे होंगे, लेकिन इनके फिर जो कंडक्ट हुए यहाँ पर, उन कंडक्ट जो कि डिस्टिंड थे, इन्हें वो करना था, वो करने के बाद इनका टास्क कंप्लीट हुआ और ये वापस ऐड कर लिए गए उन गॉड गॉडेसेस में। और वो गॉड गॉडेसेस कौन हैं? वही द पौराणिक गॉड गॉडेसेस की लिस्ट। तो ऐसे कहाँ स्टोरी बनाई जाएगी, स्टोरी इस तरह से क्रिएट की जाएगी। इस तरह से एक स्टोरी है, जैसे स्टोरी है मानसा की। मानसा क्या नाम है इसका? मतलब मन से, विचारों से उत्पन्न हुई एक पुत्री, मानस पुत्री। तो एक कहानी है। अब इसमें शिव एंटर करेंगे। तो जब हम मंगल काव्य पढ़ते हैं बंगाल के, उसमें किसी ना किसी तरह से शिव एंटर हो ही जाते हैं, शिव एंटर हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम मानसा की कहानी में मानसा का जिक्र चलता रहेगा, बट शिव की एंट्री होगी कैसे? वो शिव की मानस पुत्री हैं, शिव की मानस पुत्री हैं, पर शिव के द्वारा ही। अब जब वह बाल्यकाल में ही थी, उन्हें जिनकी कस्टडी में भेज दिया गया, वहाँ पर जब वो बड़ी हुई तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे पिता ने मुझसे खुद से दूर किया। कार्तिकेय उनके समीप हैं, गणेश उनके समीप है, अशोक सुंदरी उनके समीप है, तो मैं क्यों नहीं? लेकिन पिता ने तो उन्हें कहीं भेजा है किसी टास्क के लिए, किसी पर्पस के लिए, पर ड्यू टू एनी रीज़न वो दूर की गई हैं। उनके अंदर ये भावना पनपती जाएगी और वो धीरे धीरे उनकी जो प्रवृत्ति है वो देवताओं के विरोध में हो जाएगी, शिव के विरोध में हो जाएगी। लेकिन शिव की मानस पुत्री हैं तो शक्तियाँ तो बहुत हैं, और स्वयं में वो खुद तपस्वी भी हैं। ऐसे में धीरे 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 वो अपने आप में बड़ी होकर के शक्तिशाली हो जाएंगी और उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि कोई शिव की भक्ति करे। तो यहाँ पर अब स्टोरी है, यहाँ पर मानस मंगल काव्य में, मानसा मंगल काव्य जिसे कहते हैं, कि जो मानसा हैं देवी, वहाँ पर जो चंद्रधर है, जो शिव का बहुत बड़ा भक्त है, उसके पुत्र है 7, वो उन्हें बार बार कंपेल करती हैं कि इसकी भक्ति छोड़ो, मेरी भक्ति की तरफ आओ। तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी समुद्री यात्राएं, तुम्हारा भोजन, तुम पर कृपा मैं कर रहूँगी, इनको छोड़ो। तो बताया जा रहा है कि वो किसी कीमत पे छोड़ने को तैयार नहीं है उस भक्ति को। बारी बारी से उसके सभी पुत्र मानसा ले लेती है, मार देती है, सभी को मार देती है, उसके सभी समुद्री जहाज डूबने शुरू हो जाते हैं, उसका व्यापार दबा, मतलब खत्म वो। लेकिन उसके पुत्रों में से जो आखिरी पुत्र हैं, उनकी जो पत्नी बेहुला है, वो सबड्यू करने को तैयार नहीं है मानसा के आगे। ससुर तो है ही, चंद्र तो है ही, बेहुला भी नहीं मान रही। बेहुला की तपस्या इतनी हो गई, बेहुला का पत्नी धर्म इतना मजबूत हो गया कि शिव विवश हो गए प्रकट होने के लिए। और जब शिव विवश हुए प्रकट होने के लिए, तो अब चंद्र को
तो मानसा दिखा रही है अपना प्रताप, हवा में टांगा हुआ है। अब शिव वहाँ कह रहे हैं कि मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये मानसा की इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, वो कर रही हैं तो ठीक है। लेकिन जब हम मानसा कुछ नैतिक ह्यूमन ग्राउंड ब्रेच कर रही हैं, तो सिर्फ इतनी के लिए शिव फिर एंटर कर रहे हैं। एंड ही विल प्रोटेक्ट द चंद्रा, he will protect the chandra and he will dispel all the doubts, confusions of mansa. Mansa will raise many question, वो बहुत क्वेश्चन करेगी, आपने मुझे खुद से दूर रखा, ये बहुत कुछ। शिव उनके सारे प्रश्नों के उत्तर करके उनको संशय से मुक्त करेंगे और मानसा को एज अ गॉडेस इंस्टॉल करेंगे। और चंद्र को कहेंगे, बेहुला को कहेंगे कि इनकी ये भक्ति करनी है आपने, ये मुझसे कोई अलग नहीं है, ये मेरी मानस पुत्री है, इनमें वो शक्तियाँ विद्यमान हैं जो मुझ में हैं, आप इन्हीं से फलित होंगे। और बेहुला अब इनके सारे पुत्रों को जीवित करेगी। मतलब बेहुला का इंस्टॉलेशन बाय द शिवा, सॉरी, मानसा का इंस्टॉलेशन बाय द शिवा, द ओरिजिन ऑफ मानसा वाज द शिवा। मतलब कहाँ से आ गए शिव? स्टोरी तो ये मानसा की थी और मानसा रही होंगी कभी वहाँ, लेकिन ओरिजिन और एग्जिट में फिर शिव ऐड किए गए। तो अब लोग घर घर में मानेंगे तो मानसा को, लेकिन साथ में मानेंगे शिव को भी, क्योंकि मानसा का स्रोत कहीं शिव है और मानसा लेजिटिमाइज भी हुई है प्रॉपर शिव ही के वाया। तो इस तरह से अब शिव भी वो लोकल फॉर्म उन्हें देंगे, थोड़ा पेट निकला हुआ, छोटी छोटी मूछें। कभी बंगाली मानस काव्य मंगल काव्यों में शिव देखना, पार्वती देखना कभी, आप अभी दिखाऊंगा, वो बिल्कुल मस्कुलर, बिल्कुल ऐसे नहीं, थोड़ा पेट निकला हुआ, जैसे जैसे बंगाली एकदम घरों में नॉर्मल, छोटी छोटी मूछें, बाल घुंघराले लटके हुए और एकदम एकदम काम कंपोज्ड फेस, आंखें भी बंगालियों की तरह, इस रूप में वो स्वीकार। इसी तरह से चंडी से जोड़ के उनकी कहानी बनेगी, इसी तरह से धर्म ठाकुर, मतलब आपको उन्हें एंटर कराना है। तो इस तरह से विष्णु एंटर हो जाएंगे, शिव एंटर हो जाएंगे और कई गॉड गॉडेसेस एंटर हो जाएंगी जो पहले सीमित थी पुराणों के क्षेत्रों तक। और यहाँ पर पहले से मशहूर थे इंडिजिनियस गॉड लोगों के बीच, और वो उनसे अलग जा नहीं सकते। तो फिर कई बार ये भी दिखाया जाएगा, इन मंगल काव्यों में ये भी स्थापित किया जाएगा, द विक्ट्री ऑफ नॉन आर्यन गॉड टू द आर्यन गॉड्स। नॉन आर्यन गॉड आर्यन गॉड से जीत रहे हैं। तो ये मंगल काव्य एक सेंस भी प्रमोट करते हैं, द विक्ट्री ऑफ बंगाली कल्चर ओवर द आर्यन कल्चर। तो आप ये सुन भी सकते हैं कि चुनावों के समय में जब जय श्री राम के नारे लग रहे थे बंगाल में, तो वहाँ पर साफ साफ कहा था ममता बनर्जी ने कि यहाँ चंडी को मानता है लोग, चंडी को, समझा? तो वो चंडी पाठ करती हैं। क्या था वो? एक पॉलिटिकल लीडर के नाते उनकी जनता पर पकड़ थी, वो जानती थी कि यहाँ के इंडिजिनियस गॉड कौन रहे हैं, यहाँ पे ठाकुर का क्या महत्व है, ठाकुरवाड़ी, ठाकुर पिता को भी कहते हैं वहाँ, ठाकुरवाड़ी जाबो मने पिता के घर जाबो, ठाकुर द्वार मने मंदिर। तो ठाकुर का क्या महत्व है, यहाँ मानसा का क्या महत्व है, चंडी का क्या महत्व है। तो अगर कोई वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो आपने देखा होगा, वो बहुत फेमस क्लिप था, उन्होंने चंडी पाठ किया था, पहले वो किया था, फिर बाद में दूसरा और चीज़ की थी। तो वो ये मानती है कि पहले बंगाली लोगों के लिए पहले इंडिजिनियस कल्चर, हाँ ठीक है, फिर उसके साथ ऐड ऑन हुआ है आर्यन कल्चर, ओके, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट, बट इन द रूट देयर इज इंडिजिनियस कल्चर। और बंगाली मानुष का गर्व वहीं जुड़ा हुआ है, प्राउड, वो प्राउड को हर्ट नहीं करना। आई बात समझ में? दैट इज द सिस्टम। तो वो ज़मीनी नेता है, उन्हें पता है उन चीज़ों का। और फिर ये तो कल्चरल मानस का मंगल काव्य तो वहाँ का बहुत फेमस इवेंट है, लोग कराते हैं, एक मंगलवार को शुरू होकर अगले मंगलवार ख़त्म होता है, तो इसलिए भी मंगल काव्य नाम है। ओके, तो ये इस तरह से आर्य देवी देवताओं पर नॉन आर्यन की जीत भी दिखाई जाएगी कहीं कहीं पर। जैसे अब यही दिखाया जा रहा है कि जो मानसा है
कहाँ बचा पा रहे हैं शिव उनके प्रताप से। आप अगर कभी इसे एपिसोड के रूप में टेलीविजन में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो चंद्र हैं, जो व्यापारी हैं, शिव का भक्त, वो खत्म हो चुका है पूरा, लेकिन शिव बचाने आ नहीं पाए। ना तो पुत्र बचा पाए, ना कुछ। अंततः बचाया किसने? बेहुला ने। तो अब यहाँ पर देखिए कि शिव पर भारी मानसा, मानसा पर भारी बेहुला। तो प्रूव ये किया जाता है इन मंगल काव्यों में कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, उसका जो फेथ है, उसकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, एक्चुअली में डिविनिटी वहीं से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर बेहुला को बहुत मजबूत बनाया गया है। माने बंगाल में फीमेल का जो लिबर्टी है, फीमेल का जो स्ट्रेंथ है, जो बंगाली फीमेल का, उसका जो बेस है वो इन मंगल काव्यों में, जैसे द रोल ऑफ द बेहुला, अ वेरी स्ट्रेंथेंड वुमन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन केपेबल टू मैनेज एवरीथिंग, और उसका कमिटमेंट दिखाया टुवर्ड्स द फैमिली, द पति। शी इज वेरी कमिटेड, येट शी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वोकल इन द सोसाइटी। शी कैन फाइट एनी सिचुएशन विच इज ऑपरेसिव, रिप्रेसिव, सप्रेसिव। जैसे कि मानसा सप्रेस कर रही है उन्हें, शी कैन फाइट टू मानसा टू एनी एक्सटेंट टू सेव द फैमिली। तो दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द बंगालीज आज की डेट में। अगर आप देखें तो वेरी काम, वेरी हम्बल, वेरी प्रोटेक्टिव, येट वेरी फर्म, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वोकल। दिस इज द पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड। कई बार आप देख के कहेंगे अरे कुछ पता ही नहीं इनको, तो अरे बड़े भोले हैं, अरे जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है।